हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W। एक नॉन यूनिफॉर्म बार है, ठीक है। ये एक मेटल बार है, रिजिड बॉडी है, मतलब एक। और इस रिजिड बॉडी, लेकिन ये रिजिड बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म बार है। नॉन यूनिफॉर्म बार का मतलब इसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस बार में जो मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मास अलग अमाउंट में, यहाँ पे कुछ अलग अमाउंट में, ये है कहने का मतलब, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म बार होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्टली सेंटर में लाई नहीं करता। उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट में है, ठीक है, यहाँ पे। तो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहीं पे लगेगा, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसे हम वेट ऑफ रॉड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड एट द रेस्ट बाय टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सस्पेंड हो रहा है, लटक रहा है, लेकिन ये टू स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे लटक रहा है। तो यहाँ से स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग क्या कर रही हैं, इसके वेट को बैलेंस कर रही हैं। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वेट जो है नेग्लिजिबल है, हमें इसका वेट कंसीडर नहीं करना है, स्ट्रिंग का वेट कंसीडर नहीं करना है। तो ये स्ट्रिंग क्या हो रहा होगा, स्ट्रेच हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लग रही होगी। चलो हमने इसे T2 बोल दिया, इस वाली टेंशन फोर्स को हमने T1 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, द बार इज 2 मीटर लॉन्ग। यहां से लेकर के यहां तक ये जो बार का जो लेंथ है वो 2 मीटर दे रखा है, ये 2 मीटर लॉन्ग है। कैलकुलेट द डिस्टेंस D ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। तो ये जो लेफ्ट एंड है यहां से, अरे यहां से हमें इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये D डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस D की वैल्यू कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, लाइक इसे रॉड ही समझ लीजिए। अब देखो बच्चों, जो रिजिड बॉडी होती है ना, रिजिड बॉडी में अगर आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने से क्या होगा, देखो जैसे मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से ये या तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था। लेकिन अगर मैं फोर्स कुछ अलग तरीके से लगा देता हूं तो ये रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। ऐसे रोटेशनल मोशन करने की कोशिश भी ये कर रहा है। देखो जब मैं यहाँ पे सेंटर में लगा रहा हूं फोर्स तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो ये जो ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है इसे ट्रांसलेशनल मोशन बोला जाता है, इसे ट्रांसलेशनल मोशन बोला जाता है, ठीक है। और एक दूसरा मोशन भी ये करना चाह रहा था जिसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, जिसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो जैसे कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने से या तो वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा या तो वो रोटेशनल मोशन करेगा। इन दोनों में से कोई एक मोशन वो करेगा। अब देखो बच्चों, ये एक नॉन यूनिफॉर्म बार है, तो इसे हम एक एक रिजिड बॉडी है ये। अब ये जो रिजिड बॉडी है इस पे देखो एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक ये टेंशन फोर्स भी लग रही है। लेकिन ये जो बार है ये रेस्ट में है, ठीक है, ये मोशन नहीं कर रहा है। तो मोशन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अगर किसी रिजिड बॉडी पे कुछ फोर्स लग रही है, फोर्स लगने के बाद भी अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, रेस्ट में है, तो उसे इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि ये ना तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है ना ही रोटेशनल मोशन कर रही है। तो ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टेट में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टेट में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टेट में भी है, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है बच्चों कि इस पे फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन फोर्सेस की वजह से ये रोटेशन नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब इससे फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन उस फोर्स की वजह से ये जो है स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है, ना तो ऊपर मोशन कर रहा है, ना तो नीचे मोशन कर रहा है, ना तो इधर मोशन कर रहा है, ना तो इधर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब इस रॉड पे जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो लग रही है। अब नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है, देखो फोर्स तो लग रही हैं लेकिन ये रॉड जो है नेट फोर्स जीरो फील कर रही है, मतलब सारी फोर्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, इसलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। उसी तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इस रॉड पे जो नेट टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क का सिंबल है, ठीक है, जो नेट टॉर्क लग रहा है वो जीरो लग रहा है। मतलब ये फोर्स भी कुछ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये भी कुछ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन इस रॉड पे जो नेट टॉर्क लग रहा है, जो रिजल्टेंट टॉर्क लग रहा है वो जीरो है, जिसकी वजह से इसे रोटेशन नहीं मिल रहा है। अब देखो बच्चों इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो
सबसे पहला काम है हमारा, देखो यहां पे ये हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो हमें हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पे कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो देखो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है जिसे डब्ल्यू हम बोल रहे हैं, तो हम ये इसके ना कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन में बना दिया, एक हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में बना दिया, इसके भी कंपोनेंट बनाएंगे, एक हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखो ये एंगल θ2 है, तो ये भी कितना होगा, θ2 होगा। अब ये वाला एंगल देखो ये θ1 है ना, ये θ1 है, तो यहां पे भी एंगल क्या बनेगा, θ1 ही बनेगा। अब देखो इसके जो कंपोनेंट होंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, T1 cos θ1, और इसकी जो वैल्यू होगी T1 cos sin θ2, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा T2 cos θ2, और इसकी जो वैल्यू होगी इस वाले कंपोनेंट की T2 sin θ2, ठीक है। अब देखो इस रॉड पे क्या हो रहा है, ये वाली ये टेंशन फोर्स का कंपोनेंट है, इधर भी फोर्स लग रही है, इधर भी फोर्स लग रही है, ऊपर भी फोर्स लग रही है, यहां भी फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है। लेकिन ये ना तो इधर वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो ऊपर मोशन कर रहा है, ना तो नीचे मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो राइट हैंड साइड में मोशन कर रहा है, ना तो लेफ्ट हैंड साइड में मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रॉड पे जो नेट फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेते हैं। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, जीरो लग रही है। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये वाली फोर्स लग रही है, एक ये वाली फोर्स लग रही है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से ये दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। अगर इनमें से एक भी फोर्स ग्रेटर होती तो ये इधर मूव करने लग जाता, लेकिन ये ना तो इधर मूव कर रहा है ना तो इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये T1 sin θ2 है, T1 sin θ2 इज इक्वल टू ये कितना है, T2 sin θ2। इतना समझ में आया इनसे हमने इक्वल क्यों किया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल हो रही है, इसीलिए इस रॉड पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे आगे, हम इसे T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू हम इसे ऐसे लिख सकते हैं sin θ2 डिवाइडेड बाई sin θ1, ठीक है। ओहो मैं कैसे मिस्टेक कर देता हूं, ये θ1 है, ये θ1 है, यहाँ θ2 लिखा है, ठीक है। ये θ2 है तो ये θ2 है, ठीक है। ये θ1 है, ये θ1 है, ठीक है। तो ये T1 sin θ1 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 साइन, ये sin θ1 आएगा यहाँ पे। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम इसे, ये T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू साइन, ये θ2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये θ2 है, θ2 53.1 है, ठीक है। तो ये 53.1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय sin θ1, θ1 की वैल्यू है 36.9 है, 36.9। अब देखो T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, ये जो sin 53.1 होता है इसकी जो वैल्यू होती है 4/5 होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है sin 36.9 की जो वैल्यू होती है ये होती है 3/5। इतना इसके बारे में तो पता ही होगा। देखो बच्चों एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेशल केस आपने सुना होगा, छोटी क्लास में भी सुना होगा आपने, कि जैसे मान लो ये 3 है, ये आपका 4 है, ये 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर आपके पास 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो ये स्पेशल केस इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, लेकिन ये जो 3 सबसे छोटी साइड है ना, तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये 36.9 होता है, ठीक है। और ये इसके सामने वाला जो एंगल होता है ये होता है 53.1 होता है। बस शर्त ये है कि ये जो ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3, 4, 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी साइन की और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू, ये 5 से 5 कट जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें मिल गया, इसे हम अभी आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो अब आते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, अब आते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। देखो यहां पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं। अब देखिए जो नेट टॉर्क होगा इस रॉड पे, जो नेट टॉर्क है वो जीरो है। जीरो इसलिए है क्योंकि ये रोटेशनल मोशन नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो टॉर्क, एक तो ये ए पॉइंट पे टॉर्क होगा, इस बी पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है तो यहां पे भी टॉर्क होगा, और इस वाले पॉइंट में भी टॉर्क होगा, इसे मैंने सी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो टॉर्क एट पॉइंट ए प्लस टॉर्क एट पॉइंट बी प्लस टॉर्क एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इस ए पॉइंट में कुछ टॉर्क होगा, यहां पे कुछ टॉर्क होगा, इस सी पॉइंट में कुछ टॉर्क होगा, लेकिन इसका जो वेक्टर सम आ रहा है, देखो कुछ टॉर्क क्लॉकवाइज होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। फाइनली जो नेट टॉर्क आ रहा है इस रॉड पे, जो नेट टॉर्क लग रहा है वो जीरो लग रहा है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो जब भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना होता है, टॉर्क को मेजर करना होता है, तो सबसे पहला काम होता है कि हमें एक
ऑरिजिन पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। उसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क को मेजर करते हैं। मान लो कोई रॉड अगर रोटेट कर रहा है, जैसे ये रॉड मान लो कोई रोटेट कर रहा है अगर सपोज करके, तो वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। उसका एक पॉइंट होता है जो कि रेस्ट में रहता है, बाकी सारे पॉइंट के उस बॉडी के सारे पार्टिकल क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होता है जिसे हम ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं, उसी पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालते हैं, टॉर्क को निकालते हैं। तो हमें देखो यहां पे ये फोर्सेस लग रही हैं, ये भी फोर्सेस लग रही हैं और ये भी फोर्स लग रही है, लेकिन हमें एक पॉइंट यहां पे लेना पड़ेगा और उस पॉइंट के अबाउट ही हम टॉर्क निकालेंगे। अब देखो हमें क्या करते हैं, हम इस सी पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं कि ये एक सी पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है और यहीं पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रॉड को क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। भले ये रॉड रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे भले वो रोटेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो जा रहा है, इसलिए ये रोटेट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो फोर्सेस लग रही हैं, देखो बच्चों जैसे ये रॉड यहां पे है तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये जो अगर ऊपर की तरफ लगेगी तो इसे क्लॉक देखो कैसा कैसा इस तरीके से रोटेट कराना चाह रहा है, ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है। और ये वाला जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर ये फोर्स ऐसे लगेगी इस वाली रॉड पे, तो ये से एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाह रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी वजह से ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क यहां पे क्रिएट हो रहा है और इस वाली फोर्स की वजह से यहां पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इसे ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। अब देखो बच्चों आप खुद इमेजिन कीजिए, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, इस वाले फोर्स की वजह से क्या ये रोटेट करेगा। अगर आप किसी फोर्स से इस रॉड को इस तरफ खींच रहे हो, इस तरफ खींच रहे हो, तो ये इधर मूव करने लग जाएगा, लेकिन रोटेट नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो इस वाले फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क यहां पे क्रिएट नहीं हो रहा है। अब देखो इस वाली फोर्स के फोर्स से क्या कोई टॉर्क क्रिएट होगा, क्या ये रोटेशन करेगा। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर मूव करने लग जाएगा, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर हमने यहां पे जो पॉइंट ले रखा है ना, इस पॉइंट में मान लो ये फिक्स है ऐसे, तो फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे रोटेट करेगा, ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन इधर लगाऊंगा फोर्स तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसे सीधा मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से कोई रोटेशन नहीं है, इस फोर्स की वजह से कोई रोटेशन नहीं है। तो ये जो फोर्सेस हैं इनकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पे इस वाली फोर्स के अकॉर्डिंग जो टॉर्क, इस फोर्स से जो टॉर्क बन रहा है उसे हम यहां पे लिखेंगे, इस वाली फोर्स से जो टॉर्क बन रहा होगा उसे हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे ए पॉइंट पे जो टॉर्क बन रहा होगा, टॉर्क कितना बनेगा, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है, आर क्रॉस एफ। देखो हम इस पॉइंट के सी पॉइंट के अबाउट, ये जो यहां पे सेंटर ऑफ मास है, यहां इसके अबाउट हम क्या निकाल रहे हैं, इस फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, मतलब टॉर्क निकाल रहे हैं। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर। आर का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी है। कितना है डिस्टेंस, डी है। तो यहां पे डी आएगा और ये वाली फोर्स T1 cos थीटा 1, T1 cos थीटा 1। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये होती है बच्चों, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उस टॉर्क को हम निगेटिव लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो ये वाली फोर्स अगर ऐसे लगेगी तो ये जो है क्लॉकवाइज मूव करेगा ना, तो क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। तो इस वाली फोर्स की वजह से T1 cos थीटा की वजह से जो टॉर्क बन रहा है ये नेगेटिव टॉर्क है, ठीक है। अब देखो ये जो बी पॉइंट है यहां पे भी कुछ टॉर्क बन रहा होगा, तो ये देखो ऊपर की तरफ जब फोर्स लगेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये टॉर्क क्या है, पॉजिटिव है। तो टॉर्क का फॉर्म है, ये टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ। तो इस पॉइंट से यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये तो डी है, ये 2 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस डी। ये टोटल 2 मीटर का लेंथ है, ये डी हमें गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक 2 माइनस डी। तो यहां पे ये 2 माइनस डी आएगा और इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली T2 cos थीटा 2 से, ठीक है, T2 cos थीटा 2। और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस वाली फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पे टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखो हम यहां पे सी पॉइंट पे कुछ टॉर्क बन रहा है क्या, अब यही हमें चेक करना है कि सी पॉइंट पे कुछ टॉर्क है कि नहीं है। बच्चों यहां पे टॉर्क तो होगा, लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रखा है, मतलब इसे ऑरिजिन पॉइंट मान रखा है। तो जिस पॉइंट को आप ऑरिजिन ले लेते हो, उस पॉइंट में अगर कुछ फोर्स लगेगी तो उस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो जीरो माना जाता है, क्योंकि बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है। तो फोर्स तो ये है, लेकिन ये जो आर की वैल्यू है यहां पे जीरो आ रही है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के देखो यहां पे फोर्स जो थी इस पॉइंट से ये डिस्टेंस थी, यहां पे जो फोर्स लग रही थी ये डिस्टेंस थी, लेकिन ये यहीं पे फोर्स लग रहा है, तो ये आर की वैल्यू यहां पे जीरो हो जाएगी। तो सी पॉइंट पे जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस डी T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू, इसे इधर पॉजिटिव भेज दीजिए, डी T1 cos थीटा, ये cos थीटा 1 आएगा, ठीक है, यहां पे ये थीटा 1 है, cos थीटा 1, cos थीटा 1, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ये 2 माइनस डी टी टू, ये थीटा टू की वैल्यू कितनी दे रखी है 53.1, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं 53.1 इज इक्वल टू डी टी वन, थीटा वन की वैल्यू कितनी दे रही है 36.9, ठीक है, कॉस 36.9। अब देखो यहाँ पे ये जो T2 की वैल्यू है ना, इसे पुट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास रिलेशन था, तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं इस 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 3T1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू T2, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3T1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे इसे पुट कर दीजिए, T2 की जगह में ये आ जाएगा 3T1 डिवाइडेड बाय 4, 3T1 डिवाइडेड बाय 4, ये कॉस 53.1, और ये आ जाएगा आपका D, T1 को T1 ही रहने दीजिए, तो T1 से T1 कट जाएगा, ठीक है। T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और T1 को एज इट इज रहने दीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये हो जाएगा आपका कॉस 36.9, ठीक है। तो ये T1 से T1 कट गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसे आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2 माइनस डी आएगा, और बच्चों ये जो कॉस 53.1 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 3/5 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3/4 तो आएगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पे 3/5 भी आएगा, ये d इंटू, और ये जो cos 36.9 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 4/5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसे फाइनली हमें से 2 माइनस डी, और ये 3 3 9 हो जाएगा, 5 4 20, और ये हो जाएगा आपका d 4/5, ये 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 माइनस डी, ये 9, 4 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया आपका 4 4 16, ठीक है। 16 इंटू डी, 16D है ये आपका, तो ये 9 2 18 हो जाएगा, माइनस 9D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16D। तो ये 18 इज इक्वल टू 16D प्लस 9D, ठीक है। तो ये फाइनली 18 इज इक्वल टू हो रहा है 16 प्लस 9 कितना होता है 25D, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18/25, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसे डिवाइड करते हो, 18 डिवाइडेड बाई 25 जो होता है, मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूं आपको, ये हो रहा है आपका 0.72 मीटर, 0.72 मीटर। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बताना था, ये डी बताना था, डी कितना आ गया आपका 72 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।